अक्टूबर 1947। श्रीनगर की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। ठंडी हवा, झील पर तैरती हल्की धुंध और पहाड़ों से उतरती खामोशी। लेकिन उस खामोशी में कुछ गलत था, जैसे प्रकृति खुद जानती हो कि आज इतिहास करवट लेने वाला है। डल झील के किनारे खड़े लोग नहीं जानते थे कि कुछ ही घंटों में ये घाटी सिर्फ एक जगह नहीं रहेगी, बल्कि एक सवाल बन जाएगा। ऐसा सवाल जो आने वाली पीढ़ियों को बेचैन करता रहेगा। उस समय जम्मू कश्मीर किसी देश का हिस्सा नहीं था। ये न भारत था न पाकिस्तान। ये एक ऐसा फैसला था जो टलता चला आ रहा था। महाराजा हरि सिंह खुद को समय से ज्यादा चालाक समझ बैठे थे। उन्हें लगता था कि अगर वे चुप रहे तो शायद इतिहास भी चुप रहेगा। लेकिन इतिहास कभी इंतजार नहीं करता, वह हमला करता है। ब्रिटिश राज जा चुका था, लेकिन उसकी छोड़ी हुई दरारें और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। भारत और पाकिस्तान का जन्म रक्त में हुआ था और उसी रक्त की गंध कश्मीर तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान के भीतर कश्मीर को लेकर एक बेचैनी थी, धार्मिक, सामरिक और भावनात्मक। वहाँ की सत्ता को लगता था कि मुस्लिम बहुल कश्मीर का भारत के साथ जाना उनकी राष्ट्रीय आत्मा पर चोट होगी। और फिर वह दिन आया, 22 अक्टूबर 1947। उत्तर पश्चिम से हजारों हथियारबंद कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस पड़े। ये आम लोग नहीं थे, ये प्रशिक्षित थे, सुसज्जित थे और उन्हें रास्ता दिखाया गया था। उनके हाथों में जो राइफलें थीं, वे नई नहीं थीं। वे वही हथियार थे जो कुछ महीने पहले तक ब्रिटिश सेना के गोदामों में रखे थे। जहाँ जहाँ वे पहुंचे, वहाँ सिर्फ जमीन नहीं टूटी, इंसान टूटे। बारामूला में जो हुआ वह किसी युद्ध का हिस्सा नहीं था, वह भय का प्रदर्शन था। घर जलाए गए, स्त्रियों की चीखें घाटी की हवाओं में घुल गईं और मंदिर मस्जिद दोनों राख में बदल गए। ये साफ हो चुका था कि यह हमला सत्ता बदलने का नहीं, मनोबल तोड़ने का था। श्रीनगर अब दूर नहीं था। महाराजा हरि सिंह उस रात सो नहीं पाए। महल की दीवारें पहली बार उन्हें कमजोर लग रही थी। उनकी सेना बिखरी हुई थी, वफादारी संदिग्ध थी और समय उनके हाथ से निकल चुका था। उन्होंने जितना टाला था, उतनी ही बेरहमी से निर्णय उनके सामने खड़ा था। दिल्ली में जब ये समाचार पहुंचा, तब भारत आजाद तो था, लेकिन तैयार नहीं। नेहरू जानते थे अगर कश्मीर हाथ से गया तो यह सिर्फ एक राज्य का नुकसान नहीं होगा, ये भारत की संप्रभुता पर पहला प्रहार होगा। लेकिन भारत कोई भी कदम बिना कानूनी आधार के नहीं उठाने वाला था। और फिर वह क्षण आया, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये कोई भावुक निर्णय नहीं था, ये एक मजबूरी थी। उसी पल जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया और उसी पल भारत इस युद्ध में उतर गया। 27 अक्टूबर की सुबह श्रीनगर एयरफील्ड पर पहला भारतीय सैन्य विमान उतरा। सैनिक उतरे। उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन कितने हैं, रास्ते कैसे हैं या वे वापस लौटेंगे भी या नहीं। उन्हें बस इतना बताया गया था कि अगर श्रीनगर गिरा तो कश्मीर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। यहीं से भारत पाकिस्तान के पहले युद्ध की असली कहानी शुरू होती है। ये युद्ध नक्शों पर नहीं लड़ा गया, ये पहाड़ियों, बर्फ, डर और संकल्प के बीच लड़ा गया। पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इनकार करता रहा, लेकिन उसके सैनिक कबायली वेश में हर मोर्चे पर दिख रहे थे। भारत एक नई सेना के साथ, सीमित संसाधनों में, लेकिन अडिग इरादे के साथ खड़ा था। हर दिन के साथ लड़ाई और गहरी होती गई, हर रात के साथ सवाल और भारी होते गए। क्या भारत इस परीक्षा में टिक पाएगा? क्या कश्मीर बच पाएगा? और क्या यह युद्ध सच में यहीं खत्म होगा? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। श्रीनगर बच चुका था, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। दरअसल अब वह अपने सबसे खतरनाक रूप में प्रवेश कर चुका था। भारतीय सेना ने राजधानी को तो थाम लिया था, पर घाटी के बाहर फैले पहाड़, दर्रे और दूर दराज के इलाके अभी भी अनिश्चित थे। हर पहाड़ी की चोटी एक सवाल थी, हर घाटी एक संभावित घात। दुश्मन दिखता नहीं था, लेकिन हर जगह मौजूद था। पुंछ उस समय एक अलग ही दुनिया बन चुका था, महीनों से घिरा हुआ, कटा हुआ और लगभग भुला दिया गया। वहाँ के लोग भुखमरी और गोलाबारी के बीच जी रहे थे। कबायली लड़ाके और उनके साथ आए प्रशिक्षित सैनिक पुंछ को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर पुंछ गिरता तो जम्मू की राह खुल जाती। भारतीय सेना जानती थी कि पुंछ सिर्फ एक इलाका नहीं है, वह एक दीवार है। अगर यह दीवार टूटी तो आग पूरे जम्मू को निकल सकती है। हवाई रास्ते से रसद पहुंचाई गई। छोटे छोटे विमानों ने जान जोखिम में डालकर पुंछ के लिए उड़ानें भरी। नीचे गोलियां चल रही थी, ऊपर बर्फीली हवाएं। हर उड़ान एक जुए जैसी थी। कई विमान लौट नहीं पाए, लेकिन पुंछ शिका रहा, थका हुआ, घायल, पर झुका नहीं। उधर उरी और नौशेरा में लड़ाई किसी खुले मैदान में नहीं, बल्कि पहाड़ों की सांसों के बीच लड़ी जा रही थी। दुश्मन ऊंचाई पर था, भारतीय सैनिक नीचे से चढ़ रहे थे। हर कदम के साथ सांस भारी होती थी, लेकिन पीछे हटने का विकल्प था ही नहीं। भारतीय सेना उस समय सिर्फ आदेश नहीं मान रही थी, वह इतिहास लिख रही थी। नौशेरा की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तानी रणनीति साफ थी, इस क्षेत्र पर कब्जा करके जम्मू को काट देना। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे अधिकारी, जिनके नाम आज वीरता की मिसाल है, मोर्चे पर डटे रहे। गोलियां खत्म हो रही थी, लोग गिर रहे थे, लेकिन पीछे हटने की कोई आवाज नहीं उठी। वह लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, वह यह तय कर रही थी कि भारत अपने पहले युद्ध में झुकेगा या खड़ा रहेगा। इसी दौरान उत्तर की ओर एक और कहानी चुपचाप आकार ले रही थी, गिलगित बाल्टिस्तान की। यह इलाका भौगोलिक रूप से दूर था, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम। वहाँ तैनात गिलगित स्काउट्स, जो औपचारिक रूप से महाराजा के अधीन थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश अधिकारी मेजर ब्राउन की भूमिका आज भी इतिहास में सवाल बनकर खड़ी है। बिना बड़ी लड़ाई के ये इलाका पाकिस्तान के हाथ चला गया। ये भारत के लिए एक ऐसा नुकसान था जो बिना गोली चले हुआ, लेकिन जिसका असर दशकों तक महसूस किया गया। दक्षिण में राजौरी और मीरपुर की घाटियां जल रही थी। वहाँ की लड़ाई सबसे क्रूर थी। आम नागरिक सीधे निशाने पर थे। जो लोग बच पाए वे पलायन कर गए, जो नहीं बच पाए वे इतिहास के आंकड़ों में बदल गए। भारतीय सेना जब इन इलाकों में पहुंची तो उन्हें सिर्फ दुश्मन नहीं मिला, उन्हें तबाही मिली। 1948 की शुरुआत तक ये साफ हो चुका था कि पाकिस्तान अब सिर्फ कबायली लड़ाकों के पीछे नहीं छिप रहा। उसके नियमित सैनिक खुलकर मोर्चे पर थे। ये अब छिपा हुआ युद्ध नहीं था, ये सीधा टकराव था। भारत के सामने चुनौती और बड़ी हो गई। संसाधन सीमित थे, सेना नई थी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। लेकिन भारतीय नेतृत्व ने एक बात साफ कर ली थी, कश्मीर को छोड़ा नहीं
नहीं जाएगा। नेहरू पर आरोप लगते रहे, दबाव बढ़ता रहा, लेकिन सैन्य मोर्चे पर आदेश स्पष्ट थे, हर इंच जमीन की कीमत खून से चुकाई जाएगी। लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं है। जैसे जैसे महीने बीते गए, युद्ध थकाने वाला होता गया। सर्दियां लौट आईं, बर्फ ने मोर्चों को जकड़ लिया। कई जगहों पर लड़ाई बंद नहीं हुई, लेकिन आगे बढ़ना असंभव हो गया। सैनिक पहाड़ों में फंसे हुए थे, न पूरी जीत न पूरी हार, सिर्फ इंतजार। और तभी दिल्ली में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस युद्ध की दिशा ही नहीं बल्कि कश्मीर की आने वाली राजनीति को भी बदल दिया। भारत ने इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का निश्चय किया। ये फैसला आसान नहीं था, कुछ इसे रणनीतिक भूल कहते हैं, कुछ मजबूरी। लेकिन उस समय भारत का मानना था कि दुनिया को दिखाना जरूरी है कि यह आक्रमण कहां से आया है और क्यों। संयुक्त राष्ट्र में बहस शुरू हुई, कागजों पर युद्ध को परिभाषित किया जाने लगा। आक्रमण, रक्षा, युद्ध विराम। जमीन पर लड़ रहे सैनिकों के लिए ये सब दूर की बातें थी। उनके लिए युद्ध अभी जारी था, गोलियां अब भी चल रही थी, जानें अब भी जा रही थी। 1948 के अंत तक दोनों देश थक चुके थे। न भारत निर्णायक जीत पा सका था, न पाकिस्तान पूरी तरह आगे बढ़ पाया था। तब 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू हुआ। गोलियां थमी, लेकिन जो रेखा खींची गई वह किसी स्थायी समाधान की तरह नहीं थी। वह बस एक ठहराव थी, अस्थायी, अनिश्चित और बेहद नाजुक। कश्मीर अब 2 हिस्सों में बच चुका था। एक हिस्सा भारत के पास था, दूसरा पाकिस्तान के नियंत्रण में। कोई खुश नहीं था, कोई संतुष्ट नहीं था। युद्ध रुका था, लेकिन सवाल जिंदा थे। और उन्हीं सवालों के बीच कश्मीर एक बार फिर इतिहास के केंद्र में खड़ा था। इस बार एक युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि एक स्थायी विवाद के रूप में। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब लड़ाई बंदूकों से नहीं, राजनीति, कूटनीति और वादों से लड़ी जानी थी। और ये लड़ाई शायद और भी लंबी होने वाली थी। 1 जनवरी 1949 की सुबह जब युद्ध विराम लागू हुआ तो घाटी में पहली बार लंबे समय बाद गोलियों की आवाज नहीं गूंजी। लेकिन ये शांति किसी समाधान की तरह नहीं थी, ये एक थकी हुई खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें सवाल दबे होते हैं, खत्म नहीं। पहाड़ वैसे ही खड़े थे, बर्फ वैसे ही जमी थी, लेकिन इंसानों के भीतर कुछ छूट चुका था। जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा था, लेकिन पूरा नहीं। एक रेखा जिसे उस समय युद्ध विराम रेखा कहा गया, नक्शों पर खिंच चुकी थी। ये रेखा जमीन पर सिर्फ सीमांकन नहीं थी, ये रिश्तों, यादों और भविष्य को काटती हुई गुजर रही थी।